जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका प्यारे से यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पर। मैं चंदन कुमार आज इस लेक्चर में 10th का बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न साइंस में जो पढ़ना है फिजिक्स का पहला और दूसरा चैप्टर से लेकर आए हैं। इस लेक्चर में हम लोग प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से संबंधित जितना भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है या फिर पूछे जाने की संभावना है वो सभी ऑब्जेक्टिवों को क्या किए हम लाए हैं। और इसमें ऑब्जेक्टिव का ऑप्शन इस टाइप से सेट किया गया है कि हर एक ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन होगा। चारों ऑप्शन को हम एक्सप्लेन डिटेल में करेंगे, जिससे तुम्हारा एक ऑब्जेक्टिव का आंसर तो बताएंगे, लेकिन एक्सप्लेन करने के बाद आपको पता चलेगा कि एक ऑब्जेक्टिव को बनाने के बाद हमसे 3 से 4 क्वेश्चन को कवर किया जा रहा है। इसलिए आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। और हाँ, अभी आप वीडियो को देखना स्टार्ट किए हैं तो आप कॉपी कलम लेकर जरूर बैठे। लास्ट में आप आंसर देते जाइए, कितना सही हो रहा है उसको नोट करके जरूर कमेंट में बताइएगा कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ है। जो ठीक है, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हमारा बन रहा है कि प्रकाश का किरण गमन करती है, तो प्रकाश की किरण कौन सी रेखा में गमन करती है? तो प्रकाश का किरण सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। न्यूनतम का मतलब क्या होता है? कम। मतलब प्रकाश का वेग कम किस में होता है? तो हम यहां बता दें कि निर्वात में प्रकाश का वेग हमारा कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। जल में कितना होता है? 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। वायु में कितना होता है? तो वायु और निर्वात में करीब करीब सेम होता है, लेकिन निर्वात की अपेक्षा में वायु में कुछ कम होता है। तो यहाँ क्या माना जाता है कि 2.99 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो सबसे कम पूछा था, तो देख लो कि सबसे कम किसमें है। तो सबसे कम हमारा किसमें दिख रहा है? कांच में। यहां से ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट रूप से ये भी पूछ दिया जाएगा कि बाबू बताओ निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जल में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसलिए आपसे अनुरोध है कि ये तीनों भी जरूर याद कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी का जो चालक होता है, तो चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है? तो बता दें कि चालक के सामने बाबू हमारा कौन सा दर्पण लगा होता है? उत्तल दर्पण लगा होता है। समतल दर्पण की बात किया जाए तो समतल दर्पण का प्रयोग हम लोग आम जिंदगी में फेस को देखने के लिए ऐनक के रूप में प्रयोग करते हैं। उसके बाद अवतल दर्पण की बात किया जाए तो अवतल दर्पण का बहुत सा उपयोग है, जैसे हजामत बनाने में करते हैं। उसके बाद चिकित्सा जगत में करते हैं। कैसे करते हैं इसको आगे देखेंगे। उसके बाद सौर भट्टी में करते हैं। अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ करते हैं? सौर भट्टी में करते हैं। और उत्तल लेंस की बात किया जाए तो उत्तल लेंस को दूरदृष्टि को दूर करने में किया जाता है, या फिर सरल सूक्ष्मदर्शी में भी किसका प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस की प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो मोटर कार के हेडलाइट बोले या फिर सर्च लाइट बोले, उसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाएगा बाबू? तो अवतल दर्पण। अभी बताया समतल दर्पण को फेस देखने में, उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर के रूप में, या चालक गाड़ी को जो चालक होता है चालक के बगल में लगा होता है कौन सा दर्पण? अब उत्तल दर्पण। ठीक है, तो हमारा सही आंसर इसका क्या होगा? सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो बताइए समतल दर्पण द्वारा कौन सा प्रतिबिंब बनता है? तो समतल दर्पण द्वारा बाबू हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। एक बात और यहां से ध्यान रखना है कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। उसके साथ साथ एक बात और ध्यान रखना है कि काल्पनिक प्रतिबिंब को ही हम कौन सा प्रतिबिंब बोलते हैं? आभासी प्रतिबिंब भी बोलते हैं। कभी तुम्हारा काल्पनिक नहीं बोल के क्या बोलेगा? आभासी। उसके बाद वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है बाबू? हमेशा उल्टा होता है। और इससे ये दोनों से एक दो बात और रिलेटेड बात बार बार पूछा जाता है कि बाबू बताओ कौन सा प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? तो कौन सा वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दा पर प्राप्त कर सकते हैं, जबकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इतना बात ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक बता दे तो क्या होता है हमारा? डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता से रिलेटेड एक बात और ध्यान रखना है कि बाबू लेंस की क्षमता को पी के द्वारा सूचित करते हैं। पी बराबर होता है 1/f। एफ का मान भी क्या बताता है कि एफ फोकस दूरी है, जो फोकस दूरी हमेशा क्या में होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए। ठीक है, तो लेंस की क्षमता P होता है, P बराबर क्या होता है? 1/f। ये बात को भी याद रखना है, इससे कभी कभी नॉर्मिकल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रकाश की किरणें का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। यानी जो प्रकाश के किरण को दर्शाता है उस चित्र को हम क्या कहते हैं बाबू? तो किरण आरेख कहते हैं। हमारा सही आंसर ए होगा। फोकस किसको कहते हैं सर? तो फोकस होता है कि प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश के किरणें किसी दर्पण से, जैसे ये दर्पण है, ये इसका प्रधान अक्ष है, तो इसके समानांतर आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटेगी या कटती प्रतीत होगी उस बिंदु को हम क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे। फोकस हो गया। किरण पुंज क्या होता है बाबू? तो किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। उसके बाद इनमें से सभी तो होगा नहीं, तो हमारा सही आंसर कौन होगा? किरण आरेख। आगे बढ़ते हैं। 2D क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर होती है। 2D मतलब D का मतलब क्या है बाबू? डायोप्टर। मतलब 2 डायोप्टर वाले क्षमता वाले क्या है? एक लेंस है, तो सब उसका फोकसांतर पूछा। फोकसांतर करने का मतलब फोकस दूरी। तो बताओ हमारा P का मान कितना दे रखा है? 2D। F का मान पूछा है, हम अभी बताए बाबू P बराबर क्या होता है? 1/f। P का मान कितना दिखा है? 2। 1/f, खाली F निकालना है, F निकालेंगे तो 1/2 मीटर। 1/2 मीटर ऑप्शन में है तो ठीक है, नहीं तो इसको क्या में चेंज कर लेंगे हम? सेंटीमीटर में चेंज करें। सेंटीमीटर में चेंज करने खातिर क्या करेंगे? F बराबर 1/2 है ना सर, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से गुना करना पड़ेगा। इसको काटेंगे 50 बार में, 50 सेंटीमीटर। हमारा ऑप्शन में है 50 सेंटीमीटर है, तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता बताओ। बताओ क्षमता क्या होगा? किसी उत्तल लेंस की फोकसांतर कितना दिया? 50 सेंटीमीटर, और पूछा उसकी क्षमता बताओ। तो बाबू बताओ P बराबर क्या होता है? 1/f। ये बात कब होता है? जब फोकस दूरी का मान क्या में होता है? मीटर में होता है। लेकिन यहाँ फोकस दूरी का मान मीटर में दे रखा है, नहीं सेंटीमीटर में दिया है। तो सबसे पहले इसको हम क्या में चेंज करेंगे? मीटर में चेंज करेंगे। यानी F बराबर दे रखा है 50 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा? 100 से भागा देना पड़ेगा। 100 से भागा देंगे तो कितना बार में कटेगा? 1/2। यानी फोकस का मान हमारा कितना आएगा? 1/2 मीटर। तो लिखो P बराबर 1/2। 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। यानी P का मान कितना आएगा बाबू हमारा? 2 डायोप्टर। 2 डायोप्टर है ऑप्शन में सर, तो 2 डायोप्टर एक बार प्लस में एक बार माइनस में भी है। तो पूछा क्या बाबू? उत्तल लेंस है या अवतल लेंस? उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस का चिन्ह परिपाटी के अनुसार उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? तो प्लस होती है। उत्तल लेंस बोले या फिर उत्तल दर्पण बोले, तो कौन वाला हमारा आंसर होगा? प्लस वाला होगा। प्लस वाला क्यों होगा? क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है बाबू? प्लस में होगी, इसलिए इसका क्षमता भी क्या में होगा? प्लस में होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश के किरणों के समूह को, तो किरण को समूह को हम क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। आइए हम चारों ऑप्शन को डिटेल में करते हैं। प्रकाश का स्रोत मतलब जहां से प्रकाश हमें मिलता है उसको कहते हैं प्रकाश का स्रोत। जहां से हमें पैसा मिलता है उसको कहते हैं पैसा का स्रोत। जहां से हमें भोजन मिलता है उसको कहते हैं भोजन का स्रोत। तो स्रोत मतलब ध्यान रखना है क्या? कि जहां से कोई चीज हमें प्राप्त होती है। तो प्रकाश का स्रोत बोला है तो यहाँ क्या होगा? जहां से प्रकाश हमें मिलेगी। प्रदीप्त वस्तु मतलब वैसा वस्तु जो प्रकाश का उत्सर्जन करता है उसको हम बोलते हैं प्रदीप्त वस्तु। जैसे बल्ब, लालटेन, दिया, मोमबत्ती, ये सब क्या करता है? प्रकाश उत्सर्जित करता है। प्रकिरणन की बात किया जाए तो प्रकिरणन में बाबू क्या होता है कि प्रकाश की किरणें वायुमंडलीय कणों से टकराकर क्या हो जाती है? चारों तरफ फैल जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकिरणन कहते हैं। आई होप बातें समझ में आई होगी।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑब्जेक्टिव कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है बनाने में या नहीं? अभी तक आपको कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ अपने आप से अनुमान लगाइए। ठीक है, आगे बढ़ो। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है बाबू? ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, या फिर दोनों होती है, या इनमें से कोई नहीं होती है? तो हम अभी ही बताए, यहां से ध्यान देना, हम फिर से बता दे रहे हैं। उत्तल लेंस की, उत्तल लेंस बोले या फिर दर्पण बोले, दोनों का फोकस दूरी क्या होता है बाबू? हमेशा धनात्मक होता है। और अवतल लेंस बोले या फिर क्या बोले? दर्पण बोले। अवतल लेंस बोले या फिर दर्पण बोले, इसका फोकस क्या होता है? हमेशा ऋणात्मक होता है। ठीक, फोकस पूछे उत्तल का या फिर अवतल का तो पता चल जाएगा कि अवतल का फोकस हमेशा ऋणात्मक और उत्तल का फोकस हमेशा धनात्मक। अब हमसे पूछा क्या? क्षमता। तो क्षमता फोकस का व्युत्क्रम ही ना होता है, फोकस का व्युत्क्रम होता है। इसका मतलब है कि लेंस की, उत्तल लेंस की क्षमता भी क्या होगा हमारा? धनात्मक होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अवतल लेंस की क्षमता होती है, अभी उत्तल लेंस पूछा था, फिर किसका पूछ रहा है? अवतल लेंस पूछ रहा है। अवतल लेंस की क्षमता क्या होगा बाबू? ऋणात्मक होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है क्या हमारा कि उत्तल लेंस को कहते हैं, ये बहुत डीवीआई ऑब्जेक्टिव है, ये बाबू पूछा गया है, करीब करीब 2 से 3 ईयर्स पूछा गया है। ये इसको 2010 से बात किया है तो कम से कम 2 से 3 साल पूछा गया कि उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं। और ये बात भी पूछा जाता है कि उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस तो क्यों कहते हैं। ठीक है, इसलिए ध्यान देना कि उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं बाबू? अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस की बात किया जाए तो मतलब वैसा लेंस जो अनंत से आ रही प्रकाश के किरणों को एक बिंदु पर क्या कर लेता है? मिला देता है, उसको हम कहते हैं अभिसारी लेंस। द्विउत्तल लेंस ये नहीं सर, अपसारी लेंस। तो हम समझते हैं कि अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस क्या होता है। अभिसारी मतलब, अभी मतलब मिलना, तो चारों तरफ से आकर एक बिंदु पर मिला लेगा जो लेंस, उसको बोलेंगे अभिसारी। जो एक बिंदु से प्रकाश के चारों तरफ फैला देगा उसको बोलेंगे अपसारी। ठीक है, एक थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। जो तो देखना बाबू, उत्तल लेंस में काम क्या होता है। जो ये हमारा क्या है, मान लिया जाए उत्तल लेंस है। ठीक, उत्तल लेंस का ये होता है प्रकाशीय केंद्र O, ये होता है हमारा प्रधान अक्ष। अब देखो ये क्या करता है कि उत्तल लेंस प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश की किरण इसमें आता है तो ये फोकस पर से होकर जाता है। इधर से भी प्रधान अक्ष के समानांतर आ रहा है तो ये किरण भी कहां से होकर जाएगा? फोकस से। ये भी कहां से होकर जाएगा? फोकस से। ये भी कहां से होकर जाएगा? फोकस से। तो देखो इतना बड़ा प्रकाश की किरण आ रहा था जिसको एक बिंदु पर क्या कर लिया है? मिला लिया है। तो जो मिलाने का काम करता है उसको हम क्या कहते हैं? अभिसारी। इसलिए इसको कौन सा लेंस बोला जाता है? अभिसारी लेंस। ठीक है, आइए बातें क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अवतल लेंस को कहते हैं, तो उत्तल लेंस को अभिसारी कह रहे थे, तो अवतल लेंस को क्या कहेंगे? अपसारी कहेंगे। तो हमारा सही ऑप्शन सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? ये भी बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना है। तो बताओ, लेंस बनाने में जल का उपयोग नहीं किया जाता है? किया जाता है। कांच का उपयोग किया जाता है कि नहीं किया जाता है? प्लास्टिक का भी उपयोग किया जाता है, मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता। इसलिए सही आंसर हमारा डी वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है? तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब हमेशा प्राप्त किया जाता है बाबू, तो उत्तल से। हमेशा उत्तल से छोटा प्राप्त किया जाता है। लेकिन खाली छोटा की बात किया जाए कि किस दर्पण से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, तो अवतल से भी छोटा प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो हमें पूछा क्या है बाबू कि हमेशा, हमेशा छोटा बोलेगा तो क्या होगा? उत्तल होगा। लेकिन खाली छोटा बोलेगा तो उत्तल और अवतल दोनों होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो बाबू बात बता दे कि बड़ा प्रतिबिंब बनाने वाला सिर्फ एक ही दर्पण है, वो भी क्या है? बड़ा दर्पण है। बड़ा दर्पण करने का मतलब कौन है? अवतल। अवतल ऐसा दर्पण है जो बड़ा भी बनाता है, छोटा भी बनाता है, सीधा भी बनाता है और उल्टा भी बनाता है, बराबर भी बनाता है, यानी इस 90 कैटेगरी के प्रतिबिंब को बनाता है। समतल की बात किया जाए तो समतल हमेशा सीधा बनाएगा और क्या बनाएगा बाबू? बराबर बनाएगा। सीधा और क्या बनाएगा? बराबर।
उत्तल की बात किया जाए तो ये हमेशा सीधा बनाएगा और क्या बनाएगा, छोटा बनाएगा, सीधा और छोटा। लेकिन अवतल की बात किया जाए तो क्या बनाएगा, सीधा बनाएगा, कहेगा हम उल्टा भी बनाएंगे, उल्टा भी बनाता है, बड़ा भी बनाता है, छोटा भी बनाता है और क्या बनाता है, बराबर भी बनाता है। ठीक है, यहां तक बातें समझ में आ रही है। छोटा बड़ा बराबर उल्टा सीधा सब कौन बनाता है, अवतल। समतल सीधा और बराबर, उत्तल सीधा और छोटा। बातें क्लियर हो गई, आगे बढ़ेंगे। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम की बात किया जाए तो कितने होते हैं, 2 होते हैं। प्रकाश के परावर्तन बोले या फिर अपवर्तन बोले, दोनों का कितना नियम होता है, 2 नियम होता है। 2 नियम कौन कौन होता है, उसका परावर्तन क्या होता है, पहले उसको देखो। एक प्रकाश की किरणें आती है परावर्तक सतह पर, इससे टकराकर पुनः इसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखो बाबू, जो किरण आ रही है उसको कहेंगे हम आपतित किरण, जो किरण जा रही है उसको कहेंगे हम परावर्तित किरण, और आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच में एक लंब डालेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, अभिलंब। ये अभिलंब हो गया, ये तुम्हारा आपतित किरण हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, परावर्तित किरण। जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है इस बिंदु को क्या कहते हैं हम, आपतन बिंदु। ठीक है, क्या कहते हैं इसको हम, आपतन बिंदु। अब देखना कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है उसको बोलते हैं आपतन कोण, आई के द्वारा सूचित किया जाता है, तो आपतन कोण आई। और परावर्तित किरण अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण, यानी कोण आर। तो परावर्तन का नियम यहीं से निकलता है। पहला नियम कहता है बाबू कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होता है। यानी पहला नियम है क्या, कि तीनों एक ही बिंदु पर होता है। कौन कौन होता है, तो ये बात ध्यान देना है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। दूसरा नियम क्या होता है बाबू, कि आपतन कोण का मान, आपतन कोण है जो बराबर होता है किसका, परावर्तन कोण के मान का। ठीक है, ये होता है 2 नियम प्रकाश के परावर्तन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब प्रकाश के किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, कहां मुड़ जाती है, अभिलंब से दूर हटती है, अभिलंब के निकट हो जाती है, अभिलंब के समानांतर हो जाती है, या इनमें से कोई नहीं। तो इस बात को समझने के लिए हम थोड़ा सा टाइम लेते हैं, बताते हैं डिटेल में। बाबू एक बात याद रखना, सघन माध्यम क्या होता है और विरल माध्यम क्या होता है। सघन माध्यम क्या होता है और विरल माध्यम। सघन माध्यम की बात किया जाए तो सघन माध्यम का मतलब जिसमें प्रकाश की चाल क्या होगा, कम होगा, उसको बोलेंगे हम सघन माध्यम। जिसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होगा उसको हम बोलेंगे विरल माध्यम। तो इसमें होता है क्या बाबू, कि जब कोई प्रकाश की किरणें सघन से कहा जाता है, विरल में जाता है, तो वो क्या होता है, अभिलंब से दूर हट जाता है। सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर हट जाते हैं। जब विरल से कहा जाता है, सघन में जाता है, तो अभिलंब की ओर क्या होता है, मुड़ जाता है। तो इसको याद करने के लिए 2 बात ध्यान रखो, विषमु हस्बी। विषमु का मतलब विरल से सघन में जाएगा तो मुड़ जाएगा, कन्ने अभिलंब की ओर। हस्बी मतलब हट जाएगा, जब सघन से कहा जाएगा, विरल में जाएगा। बात क्लियर। अब ध्यान दो कहां हो रहा है, प्रकाश की किरण हवा से जा रहा है, किसमें, कांच में। तो बताओ हवा कांच में सघन कौन होगा, विरल कौन होगा। तो परफेक्टली रूप से है कि हवा हमारा क्या होगा, विरल होगा, कांच हमारा क्या होगा, सघन होगा। तो विरल से कहां जा रहा है, सघन में जा रहा है, तो विषमु यानी मुड़ेगा, अभिलंब की ओर मुड़ेगा। तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा यानी निकट की ओर जाएगा। आंसर हमारा कौन होगा, बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक किस चीज का होता है, उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का। तो हम बता दें कि अभिदृश्यक होता है जो हमारा क्या होता है, फोटो कैमरा में उत्तल लेंस का होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो साइड मिरर के रूप में कौन प्रयुक्त होता है, तो साइड मिरर के रूप में अभी जस्ट ही बताए थे कि साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। साइड मिरर में उत्तल दर्पण। थोड़ा यहां समझा देते कि अवतल दर्पण का प्रयोग कहां होता है। अवतल दर्पण का प्रयोग होता है हजामत बनाने में, उसके बाद चिकित्सा जगत में होता है, उस चिकित्सा जगत में होता है। उसके बाद हम बता दें कि ये सौर भट्टी में होता है, सौर भट्टी में होता है। गाड़ी का सर्च लाइट हो गया या हेडलाइट हो गया, जो भी होता है उसमें होता है हमारा अवतल दर्पण का प्रयोग। तो उत्तल दर्पण हमारा साइड मिरर के रूप में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हारा है क्या, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या बताए। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है बाबू, r बराबर 2f, यानी वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी की क्या होती है, दोगुनी होती है। हमारा इसमें किसका मान दिया, फोकस दूरी यानी छोटा f का मान दिया है, r का मान निकालना है सर, 2 गुने छोटा f का मान कितना दिया है सर 10, तो r का मान हमारा कितना निकल कर आएगा 10 दूना 20। देखो 20 कौन सा ऑप्शन में, 20 सेंटीमीटर हमारा क्या होगा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोला है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच का जो कोण बनता है उसको हम कौन सा कोण बोलते हैं। तो भाई निर्गत किरण और अभिलंब के बीच कोण बन रहा है तो निर्गत कोण बनेगा। आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण बनेगा जिसको हम बोलेंगे आपतन कोण। परावर्तन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच कोण बनेगा जिसको बोलेंगे हम परावर्तन कोण। यहाँ निर्गत कोण बोला, निर्गत कोण पूछा है तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है उसको निर्गत कोण कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोला है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में हम प्रयोग करते हैं, दर्पण का तो प्रयोग होगा नहीं, पहले दो ऑप्शन हमारा ऐसे ही खत्म होगा। सरल सूक्ष्मदर्शी का मतलब होता है छोटे छोटे वस्तु को देखने के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसको हम बोलते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी। तो दो को खत्म हो गया, दर्पण नहीं होगा, अवतल लेंस होगा या फिर उत्तल लेंस होगा। तो बता दे कि सरल सूक्ष्मदर्शी में हमारा कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ क्या होता है हमारा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो कौन सा लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बाइफोकल लेंस या इनमें से कोई नहीं। तो बता दे कि उत्तल लेंस के द्वारा काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस की बात बता दे तो अवतल लेंस में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। सिर्फ कौन सा प्रतिबिंब बनता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब। तो हमारा सही आंसर कौन होगा, अवतल लेंस। आई होप बातें समझ में आ रही होगी। आपको वीडियो कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है बनाने में, ऑब्जेक्टिव कुछ दिक्कत नहीं। यदि वीडियो दिखने में मजा आ रहा है, बनाने में क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक करें और लास्ट में जाते जाते आपको बता के जाइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है, आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। जो बढ़ते हैं हम अगला क्वेश्चन की ओर। 26 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है बाबू, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन कोण, इनमें से कोई नहीं। तो परावर्तन का नियम पढ़ा है, परावर्तन का दो नियम होता है, कौन कौन, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों क्या होता है, एक बिंदु पर होता है। परावर्तन का पहला नियम। दूसरा नियम कहता है सर कि आपतन कोण का जो मान होता है ना सर, वो बराबर होता है किसका, परावर्तन कोण के मान का। तो देखो तो आंसर में है ये वाला, आपतन कोण का मान बराबर होता है परावर्तन कोण के मान को। ये हमारा कहता है परावर्तन का दूसरा नियम। आई हो बातें क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, देखो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है बाबू, सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं हम आभासी प्रतिबिंब। काल्पनिक बोले या फिर आभासी बोले, दोनों हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। तो उल्टा कौन होता है सर, तो उल्टा बता दे, उल्टा हमारा वास्तविक प्रतिबिंब होता है। इसको इंग्लिश में बोलेगा बाबू तो क्या बोलेगा, रियल इमेज। इंग्लिश में क्या बोलेगा, रियल इमेज। इसको बता दे काल्पनिक को क्या बोलेगा, इमेजनरी इमेज। क्या बोलेगा, इमेजनरी इमेज। ठीक है, तो हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्या है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो बाबू लेंस में कई को फोकस होता है, लेंस में सर 2 फोकस होता है। देखो ये हमारा क्या है, लेंस है, उत्तल लेंस रहे चाहे अवतल लेंस रहे, लेंस लेंस होता है। ये लेंस है, ये इसका क्या होता है, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष होता है। ये प्रकाशीय केंद्र होता है, ये वक्रता केंद्र फर्स्ट होता है, ये वक्रता केंद्र सेकेंड होता है। ये फोकस 2 होती है और ये फोकस 1 होती है। देखो तो कै फोकस हो रहा है इसमें, तो फोकस की संख्या सर इसमें क्या होती है, 2 होती है। तो हमारा सही आंसर 2 होगा।
आगे बढ़ते हैं। सर्च लाइट या हेडलाइट के रूप में नहीं, सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है? तो हम अभी बता रहे थे कि सर्च लाइट के रूप में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है बाबू? तो सर्च लाइट के रूप में हमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण की प्रयोग बात किया जाए तो उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है? पीछे वाला वस्तु के देखने में के रूप में, यानी साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग। ठीक है, मजा आ रहा है सभी को? कुछ दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ते चलो। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने में बात बता दिया जाए तो दाढ़ी बनाने में, यानी हजामत में अभी बताए थे हम, हजामत में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? समतल दर्पण का प्रयोग नहीं, अवतल दर्पण। किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। बात सब्जेक्टिव में यह भी पूछ दिया जाता है बाबू कि हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का ही प्रयोग क्यों किया जाता है? तो बात बता दे कि अवतल दर्पण का ही प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि अवतल दर्पण ही एक ऐसा दर्पण है जो किसी वस्तु का बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ये बात तुम कमेंट में बताना सर कि अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहां पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब सीधा बनेगा और वस्तु की अपेक्षा में बड़ा बनेगा। जो ये बात कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? फिर आ गया लेंस की क्षमता से क्वेश्चन। तो लेंस की क्षमता को P के द्वारा सूचित करते हैं। P बराबर होता है 1/f। यहां से निकालेंगे। P का मान दे रखा है सर, कितना दे रखा है P का मान सर? P का मान बोला है 1 डायोप्टर, तो 1 बैठा हुआ यहां बराबर में 1/f। f का मान निकालेगा तो कितना आएगा? 1। लेंस की फोकस दूरी पूछा है तो एक क्या है, ये मीटर में आया, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेगा तो f बराबर हो जाएगा 1 मीटर बराबर कई सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। कौन सा लेंस बोला है बाबू? उत्तल लेंस बोला है कि अवतल लेंस बोला? उत्तल बोला है सर, तो प्लस में होगा। बताओ कौन वाला होगा हमारा आंसर? सी वाला होगा। ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं, उबियाना नहीं है कि ज्यादा क्वेश्चन है। टोटल 60 से 62 क्वेश्चन है, इसको क्या करेंगे हम? पूरा पढ़ लेंगे। लेकिन हाँ बाबू, इतना क्वेश्चन बना लेता है और इतना क्वेश्चन को जो भी बता रहे उसको बढ़िया से समझ लेता है तो हम ये गारंटी देते हैं कि प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से कभी भी कुछ भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो नहीं छूटने वाला है। काहे कि ये सभी बात में हम सभी को डिटेल्स में चर्चा कर दे रहे हैं। और यदि प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन में आपको थ्योरी क्लास की जरूरत है कि नहीं सर आप थ्योरी क्लास भी बताइए, तो कमेंट में बताइएगा, हम थ्योरी क्लास का एक वीडियो भी बना देंगे। ठीक है, फिलहाल आइए हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां कितना है? -15 सेंटीमीटर है। तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है। अरे भाई कुछ नहीं है, चिन्ह परिपाटी पढ़े हो ना जी? चिन्ह परिपाटी में क्या पढ़ा था कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव, उत्तल लेंस की फोकस दूरी भी हमेशा पॉजिटिव मतलब धनात्मक, अवतल दर्पण या अवतल लेंस की बात किया जाए हमेशा ऋणात्मक। तो क्या बोला है सर? ऋणात्मक ना बोला है? तो ऋणात्मक किसका होता है? उत्तल का होता है कि अवतल का? तो दोनों क्या होगा हमारा? अवतल ही होगा। ठीक है, बातें क्लियर? आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के अपवर्तन का कई नियम। आए रे भाई, और कितना आसान क्वेश्चन चाहिए? कम से कम इसका आंसर तो दो। प्रकाश के अपवर्तन का कितना नियम? तो सर 2 नियम। प्रकाश के अपवर्तन का 2 नियम। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बन रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक हो सकता है, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक क्या हो सकता है? तो किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक होता है sin I बटा sin R, तुम्हारा होता है स्नेल का नियम। तो ये अपवर्तनांक में नहीं जाएगा। अपवर्तनांक में भी बात किया जाए तो अपवर्तनांक बराबर होता है हमारा C बटा V। अपवर्तनांक बराबर क्या होता है बाबू? अपवर्तनांक, अपवर्त, ये यहां नहीं सर, कहां? अपवर्तनांक, अपवर्तनांक बराबर होता है C बटा V। जहां C तुम्हारा होता है निर्वात में प्रकाश की चाल और V होता है किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, तो अपवर्तनांक को sin I बटा sin R भी कहते हैं। फिलहाल हमारा आंसर ए वाला होगा। आगे बढ़ते हैं। एक उत्तल लेंस की होता है
सभी जगह समान मोटाई, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। तो उत्तल लेंस की बात बता दिया जाए तो उत्तल लेंस में देखना बाबू क्या होता है। देखो ऐसे बनाते हैं उत्तल लेंस के। कैसे सर? ऐसे। तो हम इसको दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि वैसा लेंस जो किनारों की अपेक्षा में बीच में क्या होता है, मोटा होता है, या फिर जो बीच की अपेक्षा में किनारों पर क्या होता है, पतला होता है। तो हमारा सही ऑप्शन कौन होगा? किनारों की अपेक्षा में बीच में मोटा होगा। तो आंसर सी वाला बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 37 क्वेश्चन नंबर, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। तो आवर्धन बराबर होता है हमारा, आवर्धन बराबर क्या होता है? एम बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई। क्या होता है आवर्धन बराबर? माइनस में वी बटा यू, माइनस में भी बटा यू, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु के ऊंचाई। तो ध्यान देना हमारा सही आंसर क्या होगा? अवतल लेंस का आवर्धन पूछा तो आवर्धन बराबर माइनस में भी बटा यू होगा। यहाँ क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए। माइनस नहीं प्लस होगा सर, सही बात है प्लस होगा। क्या सर कि एम बराबर होता है हमारा माइनस में भी बटा यू, लेकिन पूछा है किसका? अवतल का। तो अवतल अपने निगेटिव होता है तो माइनस बनाएगा, तो एम बराबर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस में भी बटा यू। सही आंसर हमारा कौन होगा? डी वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि गोलीय दर्पण की फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होती है? तो जब स्टार्ट कर रहे थे तब भी बताए थे सर, आर बराबर होता है 2f, या फिर f की बात किया जाती है f बराबर होता है सर r बट्टा में 2। ये ऑप्शन कहां दिख रहा है? r बराबर 2f दिख रहा है, r बराबर 2f। तो बड़ा r नहीं लिखा है, यहाँ क्या लिखा है? छोटा r लिखा है। और f बराबर, हमारा सही आंसर ये वाला ए वाला है, r बराबर 2f यही ना बना रहा है, तो ए होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है कौन दर्पण? अवतल दर्पण। बताए थे ना सौर भट्टी में कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है इसलिए फास्ट बढ़ते हैं। उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब हमेशा होता है, तो कुछ देर पहले ही बताए उत्तल लेंस से काल्पनिक, वास्तविक, बड़ा, छोटा, बराबर तीनों प्रकार का प्रतिबिंब, चारों पर 5 प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। देखो कौन वाला है? वास्तविक उल्टा, वास्तविक और सीधा, बराबर और सीधा। तो उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब हमेशा होता है वास्तविक, काल्पनिक, सभ्य बनता है। तो इसमें इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात किया जाए तो हमारा हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। कहा कि वास्तविक हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। इस कैटेगरी से क्वेश्चन सेट किया गया है। वास्तविक कभी सीधा होता नहीं है, तो ये वाला नहीं होगा। हालांकि प्रतिबिंब, अब उत्तल लेंस जो वास्तविक और सीधा दोनों प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा गया तो वास्तविक और उल्टा ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 41 में है हमारा क्या कि उत्तल लेंस में जब बिंब मतलब प्रतिबिंब f और 2f के बीच में रखा जाता है, यानी उत्तल लेंस में किसी वस्तु को f और 2f का मतलब क्या होता है? वक्रता केंद्र, यानी फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच में कोई वस्तु को रखा जाता है तो बना प्रतिबिंब होता है। तो क्या बनता है भाई? तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। कैसा बनेगा सर? तो बड़ा बनेगा और वस्तु के बड़ा बनेगा और क्या होगा? वास्तविक बनेगा। बड़ा और क्या बनेगा? वास्तविक बनेगा। इसको याद करने का एक साधारण सी निमन से टेक्निक है, लेकिन थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा, इसलिए आगे बढ़ते हैं। जरूरत पड़ेगा तो कभी बता देंगे हम। 42 क्वेश्चन नंबर, 42 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है कि वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो उसे हम क्या कहते हैं? जो बाहर की तरफ क्या होता है? वक्रित। वक्रित मतलब क्या होता है? समझ में आता है? वक्र हो, बाहर की तरफ से वक्र किया हो। वक्र मतलब कलय किया हो। जो बाहर की तरफ क्या हो? वक्रित हो, यानी अंदर से कलय किया गया हो और बाहर का सतह उसका वक्र हो। तो ये कौन सा दर्पण कहलाएगा सर? हमारा उत्तल दर्पण कहलाएगा। कौन सा दर्पण कहलाएगा? उत्तल दर्पण। आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण कहा जाता है। मतलब गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहा जाता है बाबू? तो ध्रुव कहा जाता है। हम बताए मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? तो ये परावर्तक पृष्ठ है और इसके क्या बोला है? केंद्र के। तो केंद्र को क्या बोलेंगे हम? ध्रुव बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसे मात्रक क्या होता है? सॉरी, बता दे कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन, तो बाबू आवर्धन का कोई मात्रक उतरक होता नहीं है, तो हम बोलेंगे कि सर ये मात्रक विहीन होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है लेंस के वक्र केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। तो देखो ये तुम्हारा क्या है, लेंस है, ये लेंस के केंद्रीय बिंदु ये है ना बाबू, देखो इस केंद्रीय बिंदु को हम क्या कहते हैं? प्रकाशीय केंद्र। इस बिंदु को हम क्या कहते हैं? प्रकाशीय केंद्र। तो प्रकाशीय केंद्र हमारा ऑप्शन में है प्रकाशीय केंद्र, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। तो पतले लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है हमारा? तो पतले लेंस की आवर्धन क्षमता बोल दिया जाए। अच्छा, तो ये बात बता सकता है कि पतले लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? मोटे लेंस और पतले लेंस की अपेक्षा बात क्या है, तुलना करें मोटा लेंस और पतला लेंस में, तो फोकस दूरी ज्यादा किसका होगा? पतला लेंस का कि मोटा लेंस का? तो सर फोकस दूरी ज्यादा होगा पतला लेंस का। काहे कि सर आप मोटा लेंस बनाते हैं तो ऐसे बनेगा, देखो ये मोटा लेंस बना है, लेकिन पतला लेंस बनाया है तो एकदम सीधा इस टाइप से बनेगा। ये हमारा क्या है? पतला लेंस। तो बताओ फोकस इसका ज्यादा होगा कि इसका ज्यादा होगा? तो सर फोकस इसका ज्यादा होगा। तो इसका फोकस ज्यादा होगा, इसका मतलब है कि क्षमता इसका क्या होगा? प्रकाश को मोड़ने की क्षमता क्या होगा इसको पास? कम होगा। तो पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, तो कम होगा या अधिक होगा? तो क्षमता, प्रकाश के मुड़ने की क्षमता क्या होगा इसका? कम होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 51 क्वेश्चन नंबर के बाद 52 क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता भी बताया, पतले लेंस का कम होगा तो मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होगा? अधिक होगा। आवर्धन क्षमता क्या होता है? देखो ये हमारा लेंस है ना, तो लेंस से होकर कोई प्रकाश की किरण जा रहा है, ये प्रकाश की किरण को कितना मोड़ रहा है? जितना ज्यादा मोड़ेगा उसका क्षमता उतना ही ज्यादा होगा। जो लेंस जितना कम मोड़ेगा उसका क्षमता उतना ही कम होगा। जैसे ये इतना मोड़ा है, एक और लेंस के लेके बता दे रहे हैं, ये हमारा पतले लेंस है, ये जाएगा देखो, तो ये फोकस के पास मुड़ेगा ना, तो देखो इसका धीरे धीरे जाके इधर मुड़ेगा। देखो ये ज्यादा मुड़ा हुआ है, ये कम मुड़ा हुआ है ना, तो इसका क्षमता ज्यादा होगा और इसका क्षमता क्या होगा तुम्हारा? कम होगा। तो मोटे लेंस की क्षमता क्या होती है? मोटे लेंस की क्षमता मुड़ने का अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बोलते हैं। अवतल दर्पण बाबू, अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्राकृतिक होती है। अवतल दर्पण के ध्रुव और कहां रख रहे हैं? मुख्य फोकस के बीच में। तो अवतल दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखते तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है? दर्पण के पीछे। काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है और वस्तु की अपेक्षा में बड़ा बनता है। देखो ऑप्शन क्या है? काल्पनिक और सीधा। काल्पनिक एवं सीधी, काल्पनिक एवं सीधी, आभासी एवं सीधी। तो हमारा ये वाला भी सही आंसर है और ये वाला भी सही आंसर है। आभासी तथा उल्टा नहीं होते हैं, ये नहीं होगा। तो हमारा दोनों सही आंसर है, कोई भी मारेगा तो चलेगा। इसमें टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हुआ है, इसलिए हमारा इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोनों सही है। यहाँ होना चाहिए था काल्पनिक और उल्टा, एक हम उल्टा कर देगा तो बात चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अवतल लेंस की मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब कहां रख रहा है सर? अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर। तो मुख्य फोकस पर रखे या कहीं भी रखे, इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? मुख्य फोकस पर रख रहे तो फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के केंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो मुख्य फोकस पर रख रहा है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा बाबू? अनंत पर बनेगा। अनंत में है ऑप्शन कहीं, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच। तो इसमें से कोई नहीं, कहां बनेगा हमारा? अनंत पर बनेगा। या फिर ये भी तो होता है, अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहीं भी रखो उसका मान निर्धारित नहीं होता है, तो इसका हमारा सही ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। कहां बनेगा? फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर ही बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अवतल लेंस के सामने
अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होता है? तो अवतल लेंस के सामने कहां रख रहे हैं सर? अनंत पर। अनंत पर रखेंगे तो कहां बनेगा हमारा? फोकस पर। इसको ध्यान रखना है, एफ ए सी सी, ये बात से हम पूरा याद करवा देते हैं। फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर। अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर। वक्रता केंद्र पे रखेंगे तो वक्रता केंद्र पर। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे वस्तु को तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। एफ ए सी सी, एफ पर तो ए पर, सी पर तो सी पर, एफ और सी के बीच में तो ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में तो एफ और सी के बीच में प्रतिबिंब बनेगा। इसको से याद रख सकता है। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो कहां बनेगा भाई? अनंत पर। एफ पर तो ए पर, ए पर तो ए पर, ए पर तो एफ पर, एफ एफ मतलब फोकस पर। कहां बनेगा? फोकस पर। आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या होता है? लेंस के कहां से गुजर रहा है? प्रकाशीय केंद्र से। तो देखो हम बता दें कि ये हमारा क्या है? प्रकाशीय केंद्र। प्रकाशीय केंद्र है ना सर, तो प्रकाशीय केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरणें बिना अपवर्तन के क्या निकल जाती है? सीधे निकल जाती है, तो विचलित नहीं होगा। विचलन के साथ निर्गत होती है? नहीं सर। 7 रंगों में विभक्त होती है? नहीं सर। बिना विचलन के निर्गत होती है? सही बात सर, बिना विचलन के निर्गत होती है, यानी बिना विचलित के हुए क्या निकल जाता है? बाहर निकल जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर बढ़ेंगे 61। मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से क्या हो रहा है? अपवर्तन हो रहा है। तो अपवर्तन के बाद वो कहां से होकर जाती है प्रकाश की किरणें? तो मुख्य फोकस से होकर जा रही है, तो प्रधान अक्ष के क्या जाएगा? समानांतर जाएगा। तो मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समानांतर कहां है? मुख्य अक्ष से दूर जाएगा, उसी पथ के अनुदिश वापस परावर्तित हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है हमारा, निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाते हैं। मुख्य अक्ष के क्या जाता है? हमारा समानांतर जाता। तो ख वाला देखो, अरे पढ़ा है ना सर, मुख्य फोकस से कोई प्रकाश की किरण जा रहा है तो लेंस से अपवर्तन होगा या प्रकाश का परावर्तन होगा, तो ये कहां से निकलेगा? प्रधान अक्ष के समानांतर। तो प्रधान अक्ष को ही तो मुख्य अक्ष बोलते हैं, तो ये क्या होगा? निर्गत किरण जो होगा मुख्य अक्ष के कहां जाएगा? समानांतर होकर जाती है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 56। 62 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश के किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, अब की बार कहां आ रहा है? मुख्य अक्ष के समानांतर। तो दर्पण या लेंस से परावर्तन अपवर्तन होगा, कहां से होकर जाएगी? फोकस से। कहां है हमारा फोकस? मुख्य अक्ष के विपरीत दिशा में जाती है? नहीं सर, ये गलत बात है। उसी पथ के अनुदिश वापस परावर्तित हो जाती है? ये भी गलत बात है। निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है? नहीं सर, ये भी गलत बात है। निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर जाती है? ये भी गलत बात है। तो हमारा सही इसमें कौन होगा सर? सही वाला बी वाला देखो सही है। उसी पथ के अनुदिश वापस परिवर्तित होती है? नहीं। मुख्य अक्ष के विपरीत जाती है? नहीं। निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है? नहीं। तो निर्गत किरण है जो मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, तो पश्चात होगा कहां से जाएगा? मुख्य फोकस से होकर जाएगा। तो हमारा कोई ऑप्शन ही नहीं है आंसर में, आंसर ही इसमें नहीं है। तो ये कहां से होकर जाएगी? हमारा मुख्य फोकस से होकर जाएगी। कहां से होकर जाएगी? मुख्य फोकस से। सही आंसर, इसको इसमें ऑप्शन ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का आंसर अपने से बताना है। 2-3 को क्वेश्चन हम दे रहे हैं, उसका आंसर अपने से बताना है। जैसे गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र को किसी अक्ष से निरूपित किया जाता है, तो नहीं पता है कि गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को किससे दर्शाते हैं? बता दे रहे हैं इसको। सी नहीं बताएंगे, पी को बताते हैं पोल मतलब ध्रुव, ओ को बताते हैं ओरिजिन पॉइंट जिसको हम इसको बोलते हैं प्रकाशीय केंद्र, एफ को बता दे तो एफ में होता है हमारा फोकस। ठीक है, तो ये फोकस होगा, ये ओरिजिन होगा, ये पोल होगा, ये हमारा होता है वक्रता केंद्र। ये बता ही दिए। अगला क्वेश्चन हम देते हैं, क्वेश्चन करना है जो। ठीक है, तो हम वक्रता केंद्र को किससे दर्शाते हैं? सी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं 58 क्वेश्चन नंबर। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं 59 क्वेश्चन नंबर। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो बताया अभी चिकित्सा जगत में कौन सा दर्पण होता है सर? अवतल दर्पण होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 60 क्वेश्चन नंबर, उत्तल लेंस की फोकस मुख्य फोकस पर, उत्तल लेंस के कहा मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति को कहाँ होती है, तो फोकस पर रख रहे तो अनंत पर बनेगा, आंसर सी वाला होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। अवतल दर्पण के सामने मुख्य फोकस पर रख रहे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एफ पर रख रहे हैं अनंत पर बनेगा, एफ पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा, अनंत पर। हमारा अब आ रहा है लास्ट क्वेश्चन नंबर, उत्तल लेंस का प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे प्रतिबिंबों की प्रकृति क्या होगा। वस्तु को कहाँ रख रहा बाबू, उत्तल लेंस के सामने, प्रकाशीय केंद्र यानी O और F के बीच में, तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ कैसा बनेगा, आभासी और सीधा, आभासी और सीधा एवं काल्पनिक और सीधा, ये दोनों बात बनेगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन नंबर, ये तुम्हारा रहा होमवर्क करना है भाई, दर्पण सूत्र क्या होता है। उसके बाद इसको कमेंट में लिखना है एक बात और, सर लेंस सूत्र क्या होता है। जो ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ये दो काम तुम लोग का काम दिए हैं, कमेंट में लिखकर बताना है कि दर्पण सूत्र क्या होता है और लेंस सूत्र क्या होता है। अब आप लोग बताइए आप लोगों को कितने कितने ऑब्जेक्टिव सही हुए हैं और आपको ये वीडियो कैसा लगा है, ये बात भी कमेंट में बताना है। ठीक है, आई होप वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऐसे ऐसे वीडियो हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड, हर एक टॉपिक से रिलेटेड दिया जाएगा। ठीक है, बातें समझ में आया है, मजा आया है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।